हेलो प्यारे बच्चों, भाई आज की क्लास में हम शुरू करने वाले एक बेहद ही शानदार चैप्टर 10वीं क्लास का, जिसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी वाले बच्चों के लिए त्रिकोणमिति बोला जाता है। बच्चों क्लास 10th के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है, काफी सारे बच्चे इससे परेशान रहते हैं, पर यकीन मानो बहुत शानदार तरीके से आज मैं आपको इसको चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक फॉर्मूला याद कराऊंगा, आपको चैप्टर में मजा आ जाएगा। तो वीडियो पे बने रहे मेरे साथ और वीडियो को फटाफट लाइक और दोस्तों से वीडियो को शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ यहीं पर मिलते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के नाम से कि भैया ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति होती क्या है। तो जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, पेन और नोटबुक लेकर के बैठना ताकि नोट्स मेरे साथ साथ बना सको, ठीक है। तो चलो नाम से शुरू करते हैं बच्चों। यहां लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री को मैं तीन हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करता हूं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, और प्लस में बना है गोनो, और प्लस में बना है बच्चों मैट्री, मैट्री, ठीक है। इन तीन शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। सर इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर ट्राई का मतलब होता है तीन, और प्यारे बच्चों गोनो का मतलब होता है यहां पर एंगल। क्या मतलब होता है? एंगल। वैसे गोनो का मतलब यहां पर साइड भी हो सकता है, साइड, ठीक है। अच्छा मैट्री का क्या मतलब है सर? बेटा मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अच्छा सर, हाँ। तो बेटा यहाँ तीन तो पता ही, तो मैं इसका मतलब तो तीन हो गया, यहाँ पर तीन की बात चल रही है। यहाँ पर एंगल का मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए कोण हो गया, कोणों की बात चल रही है। और बेटा मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर मापना हो गया, मापना हो गया। यहाँ पर मापना यानी कि पता लगाना हो गया। तो पूरी कहानी का सार क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना सब बच्चे। तो बच्चों यहां पर कहानी का भावार्थ ये बना कि ट्राई का मतलब तीन हुआ, गोनो का मतलब एंगल या साइड हो सकता है, मैट्री मतलब मेजरमेंट होता है। तो मतलब जब हम तीन कोणों को या भुजाओं को मापते हैं, जब तीन कोण या भुजाओं की जानकारी निकालते हैं, जब तीन कोण या भुजाओं की लंबाइयां निकालते हैं, जब तीन कोण या भुजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, या तीन कोण या भुजाओं के बीच में संबंध निकालते हैं, तो इन सबके संबंध को मिला जुला करके हम क्या बोल देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे, तो अगर कोई आपसे पूछे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर ट्रिग्नोमेट्री तीन एंगल या साइड के मेजरमेंट को या उनके रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उनके संबंध को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे ऐसे बताएंगे, तीन कोणों के मापन को, तीन कोणों को जब मापा जाता है, मापना मतलब जब तीन कोण और भुजाओं के बीच में संबंध निकाले जाते हैं, संबंधों की जानकारी जो निकाली जाती है, उसी को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का लेना देना किसके साथ है? तो बड़े ध्यान से समझना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि तीन एंगल का मेजरमेंट करो, तीन एंगल का मेजरमेंट करो। बच्चों बताओ तीन एंगल यानी कि तीन कोण और तीन भुजाएं किस चीज के अंदर आते हैं? तो आप कहोगे सर तीन एंगल और तीन भुजाएं तो सिर्फ त्रिभुज के अंदर आते हैं, ट्राइंगल के अंदर आते हैं। बिल्कुल बच्चों, तो ध्यान से समझना। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट होने वाला है, ये जो मापन होने वाला है, ये किसी ट्राइंगल के अंदर होने वाला है, ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर होने वाला है। बच्चों इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो किसी ट्राइंगल में यानी कि किसी त्रिभुज के अंदर लगती है, किसी ट्राइंगल के अंदर काम करती है। अब यहां ध्यान से समझने वाली बात है, जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री हमारी, ये तो हमें पता चल गया कि सर तीन एंगल की वजह से किसी ट्राइंगल में यानी कि किसी त्रिभुज के अंदर लगती है, लेकिन वो त्रिभुज कौन सा होगा? क्योंकि त्रिभुज भी हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, वो ट्रायंगल, भाई दुनिया भर के तो ट्रायंगल है, 6 तरह के तो ट्रायंगल होते हैं। सर कौन से वाले ट्रायंगल में लगेगी? ये सारों में लग जाएगी? नहीं बच्चों, सारों में नहीं लगती। त्रिकोणमिति जो लगती है, ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है, वो सिर्फ दुनिया में एक ही ट्रायंगल में लगती है, एक ही त्रिभुज में लगती है प्यारे बच्चों, और उसका नाम है राइट ट्रायंगल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राइट ट्रायंगल। प्यारे बच्चों उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बच्चों से हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं हिंदी में? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री लगती है। सर ये समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? प्यारे बच्चों दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सिर्फ एक एंगल, जिसके अंदर सिर्फ एक एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। प्यारे बच्चों जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में उसका क्या नाम पड़ जाता है? समकोण त्रिभुज। तो ऐसे किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो
अगर कल को आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे सर ट्रिग्नोमेट्री तीन एंगल और साइड के मेजरमेंट को, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मेजरमेंट मतलब बच्चों उनका रिलेशन, उनके संबंध को बोला जाता है। तीन एंगल या साइड का मेजरमेंट यानी कि उनके बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोला गया, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोला गया। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे कैसे याद करेंगे? तीन कोणों के मापने को, तीन कोणों की जानकारी जुटाने को त्रिकोणमिति बोला गया है। ठीक है, अब ये तीन कोणों की जो जानकारी निकलने वाली है, किस में निकलने वाली है? सर ये किसी त्रिभुज में निकलेगी, ट्रायंगल में निकलेगी। और त्रिभुज भी सिर्फ कौन सा वाला होगा बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। सर समकोण त्रिभुज कौन सा? बेटे जिसमें एक कोण यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, केवल इस वाले त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, दुनिया के और किसी त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करती। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते बच्चों, ये सारी चीजें आप नोट करके चलो साथ के साथ। तो प्यारे बच्चों अब हमें ये समझना है कि 90 डिग्री वाला त्रिभुज दिखता कैसे? तो 90 डिग्री वाला जो त्रिभुज है वो आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बच्चों हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन से, कि अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर आपको याद हो तो इसको कर्ण बोला जाता है, कर्ण। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, लंबाई में सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसको कर्ण बोलते हैं। और बच्चों यहां पे जो एक भुजा बचती है हमारे पास, इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं बच्चों। और यहां वाली जो भुजा आप देख रहे हो, इसको हम हिंदी वाले बच्चों के लिए लंब बोलते हैं। ठीक है, तो तीन भुजाएं बनी, कर्ण, लंब और आधार। 90 डिग्री के सामने जो होगी वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी, इसको कर्ण बोलेंगे। बाकी की दो भुजाएं जो बचती है उनमें से एक को लंब और एक को आधार बोलेंगे। और सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों? हम सभी को पता होगा, अगर बच्चों में लंब को L से रिप्रेजेंट करूं और बच्चों में आधार को A से रिप्रेजेंट करूं और प्यारे बच्चों कर्ण को अगर मैं K से रिप्रेजेंट करूं, तो सभी बच्चों को यहां पे पता होना चाहिए कि हमने बचपन से पढ़ा है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के। बच्चों इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अंग्रेजी वाले बच्चे ऐसे याद रखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे याद रखेंगे यहां पर कि 90 डिग्री अगर यहां पर है तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। हाइपोटेनियस को चलो मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और प्यारे बच्चों इस वाली भुजा को हम बोलते हैं बेस, और बेस को मैं यहां पर B से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और बच्चों इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं यहां पर P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो बच्चों आपको इसमें ऐसे याद रखना है कि इसके अंदर परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा और प्लस में नीचे वाले बेस का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा बराबर होगा सबसे बड़े वाले हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों बच्चों के लिए हो गया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ये बात याद रख रही है। ठीक है, अब बच्चों हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो बचपन से आपको रहा होगा, जो उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। वो कौन सा कंफ्यूजन है सर? वो भी दिखा दो। तो बच्चों देखो, हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया? हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है बच्चों, हमें बचपन से ये बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला तो हमारे लिए हमेशा, इसके सामने वाला तो हमेशा हमारे लिए क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। और जो नीचे वाला होगा हमेशा हमारे लिए ये क्या होगा? आधार होगा। यही पढ़ाया गया हमें बचपन से, ये आधार होगा। और बच्चों हमें ये सिखाया गया ये वाली जो भुजा होगी हमारे लिए क्या होगी? लंब का काम करेगी। यही तो बताया गया हमको। हाँ सर बताया तो यही गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, देखो एक चीज ध्यान से समझना यहाँ पर। देखो आधार का मतलब समझ रहे हो? आधार का मतलब क्या हुआ? आधार मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग ऐसे खड़ी है ऊपर की तरफ को, तो इसका जो बेस है वो ये है। ठीक है, और इस बिल्डिंग की जो ये है ना, ये इसकी हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, और ये जो तिरछा है ये, तो इसको हम हाइपोटेनस बोल ही रहे हैं। तो बिल्डिंग टिकी किसके ऊपर है? किसके ऊपर टिकी हुई है? कहोगे सर बिल्डिंग इस पे टिकी हुई है, तो जिस पे टिकती है उसको आधार बोलते हैं। भाई मकान जिसके ऊपर टिका होता है मकान, उसको आधार बोलते हैं ना। तो प्यारे बच्चों हम इसको आधार बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? लंब बोल रहे हैं। राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मैथ्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक चीज और भी जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। देखो आधार में अभी इसको बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कल को कि मैं ये जो भुजा है ना, लंब वाली भुजा, इसको लंब ना बोल के मैं इसको आधार बोलना शुरू कर दूं। और प्यारे बच्चों जिसको मैं आधार बोल रहा हूं इसको आधार ना बोल के इसको मैं लंब भी बोल सकता हूं। कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा हो सकता है बच्चों, समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो, ऐसे कैसे हो सकता है मैं आपको वही समझा रहा हूं। देखो बच्चों, अगर कोई इंसान, सपोज करो अगर कोई इंसान इधर खड़ा हुआ है, गौर करना, अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा हुआ है और वो यहां से देखे, इस जगह से, मतलब इस वाले एंगल की तरफ से देखे,
अगर कोई बच्चा इस वाले कोण की तरफ से देखे तो इस वाले कोण की तरफ से देखने में बच्चों उसको ये लगेगा, यहां से जब वो देखेगा उस इंसान की आंख अगर यहां पर है तो उसे ऐसा लगेगा बिल्डिंग इधर है और बिल्डिंग यूं खड़ी है। बिल्डिंग यूं खड़ी है मतलब उसको ये खड़ी हुई बिल्डिंग ऐसे लगेगी लंब, क्या नजर आएगी, लंब। और जब वो ऐसे जमीन पे देखेगा जमीन पे तो इसको क्या नजर आएगा, आधार, आधार नजर आएगा। लेकिन बच्चों अगर सपोज करो कोई इंसान यहां से ना देख करके, अगर कोई इंसान यहां से ना देख करके प्यारे बच्चों, अगर कोई इंसान यहां से देखे, मान लो उस इंसान की आंख इस जगह पर हो, इस जगह पर उसकी आंख यहां पर है और वो यहां से देख रहा है इसको, त्रिभुज को, तो वहां से भी देख सकते हैं बच्चों, हाँ वहां से भी देख सकते हैं। अगर कोई इंसान यहां से देखे तो उसको क्या लगेगा, जो इंसान यहां से इस बिल्डिंग को देखेगा, इस बिल्डिंग को यहां से देखेगा तो उसको यह लगेगा बिल्डिंग ऐसे खड़ी है। समझने की कोशिश करो, जो इंसान यहां से देखेगा उसको लगेगा बिल्डिंग ऐसे खड़ी है और बिल्डिंग का ये जमीन है, यानी कि धरती इधर लगेगी, उसको ऐसे लगेगा उसको देखने में। तो प्यारे बच्चों जो इंसान इधर से देखेगा उसके लिए बिल्डिंग ऐसे है, तो यानी कि इधर वाले इंसान के लिए ये वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी प्यारे बच्चों, और इधर वाली जो भुजा होगी उसके लिए क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, मतलब लंब और आधार इस बात पे निर्भर करते हैं कि आप किधर से देख रहे हो। अगर आप इधर से देखोगे तो आपको लगेगा ये लंब है, ठीक है, और अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको लगेगा बिल्डिंग ऐसे, तो ये लंब है। तो डिपेंड करेगा आप देख किधर से रहे हो, ठीक है। अंग्रेजी में बच्चे इसको ऐसे समझे, इंग्लिश वाले बच्चे इसको ऐसे समझ के चलेंगे साथ के साथ। प्यारे बच्चों इंग्लिश वाले बच्चे आप सभी ऐसे समझोगे कि भैया हमारी ये वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये वाली नीचे वाली को हम आम तौर पे बेस बोलते हैं और इस वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो हमने बचपन से सीखा हाँ ये बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। जब तक आप इधर से देख रहे हो, जब तक चीजों को आप इधर से मान के चलते हो, इधर से मान के चलते हो, तब तक आपको लगता है कि हाँ यार हमारी आंख यहां पर है, हमारी आंख इस जगह पर है, तो हमारी आंख को लगता है कि बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, और बिल्डिंग ऐसे खड़ी है मतलब ये परपेंडिकुलर है। लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी ना होगा बच्चों, हमारी आंख ना यहां पर भी तो जा सकती है ना, इस जगह भी तो जा सकती है। सोचो क्या पता मेरी आंख इस जगह पर हो और मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को इधर से देख रहा हूं इस ट्रायंगल को, तो जब मैं इस ट्रायंगल को यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ये वाली जो भुजा है ना, तो बच्चों मुझे ये वाली जो भुजा ऐसा लगेगा बिल्डिंग यूं जा रही है, और बिल्डिंग यूं जा रही है इसका मतलब ये वाली मुझे परपेंडिकुलर नजर आएगी, और ये वाली मेरे लिए क्या नजर आएगी, बेस, और ये मुझे हमेशा क्या दिखेगा, हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप किधर से देख रहे हो। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आएगा सर अगर हम बीच में से देखें, सर मान लो हम इधर से ना देखें और सर हम इधर से ना देखें, हम यहां से देखें बीच में से, तो चलो मैं एक बार ये भी समझा देता हूं। प्यारे बच्चों यहां से ये भी समझ लो, अगर कोई बच्चा, अगर मान लो कोई बच्चा कहता है सर मेरी आंख तो यहां पर है, मैं तो यहां से देखूंगा, ठीक है, यहां 90 डिग्री से देखूंगा, तो बच्चों अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे इस ट्रायंगल को तो आप कभी पता नहीं लगा पाओगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, क्योंकि यहां से ऑब्जर्व करने के बाद में ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि बिल्डिंग इधर की तरफ खड़ी है या बिल्डिंग इधर की तरफ खड़ी है, धरती इधर की तरफ है कि इधर की तरफ है, तो हम यहां से कभी ऑब्जर्व नहीं करते। हम ऑब्जर्व कहां से करते हैं, हम ऑब्जर्व जब भी करेंगे प्यारे बच्चों, जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे प्यारे बच्चों, हम ऑब्जर्व या तो इधर से करते हैं यहां से तो हमें ये परपेंडिकुलर नजर आएगा, या फिर हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये वाला परपेंडिकुलर नजर आएगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको परपेंडिकुलर और बेस में अब आज के बाद जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, अगर मान लो हमारे पास कोई 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, और यहां पर 90 डिग्री मेरे पास, और मुझे नहीं पता ये वाला एंगल कितना है, अगर मुझे नहीं पता ये वाला कोण कितना है, ये वाला एंगल कितना है बच्चों, ये वाला एंगल अगर मुझे नहीं पता कितना है, तो बच्चों मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूंगा। क्या मान लूंगा, थीटा मान लूंगा। कहोगे सर ये थीटा क्या आ गया, ध्यान से सुनना, जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं ना ABCD XYZ, बच्चों इसी तरीके से हमारे पास एक सिंबल और होता है, वो सिंबल पता है क्या होता है, उसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा बोलते हैं बेटा, थीटा। थीटा कैसा दिखता है, एक जीरो जैसा बनाना है, बीच में से कट लगाना है। सर ये थीटा क्या बताता है, प्यारे बच्चों ये थीटा हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल मतलब सर हिंदी वाले बच्चे समझे कोण को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों कोण को दिखाने के लिए थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें नहीं पता यहाँ पर कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, हमें नहीं पता कितने डिग्री का होगा। जब हमें नहीं पता तो इसलिए हमने इसको थीटा मान लिया। समझ में आया। अच्छा सर एक बात बताओ, सर अगर हमें ये वाला एंगल नहीं पता होता, ये वाला नहीं पता होता, तो क्या मैं इसको भी थीटा मान सकता था? हाँ बच्चों इसको भी थीटा मान सकता था। तो इसमें से और इसमें से किसी एक को आप थीटा मान सकते हो, किसी भी एक को क्या मान सकते हो, थीटा। या तो आप थीटा मानो नीचे वाले को या फिर आप थीटा मानो ऊपर वाले को। सही है बच्चों। थीटा मतलब तुम्हारी आंख, एक तरीके से तुम्हारी आंख उस जगह पर रहे, इस समय तुम ट्रायंगल को वहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ध्यान से समझना इस बात को। तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री तो अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल मुझे
नहीं पता कितने डिग्री का, तो इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब बच्चों यहां पर ध्यान समझना, अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये थीटा और ये 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल हुआ ये हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कहोगे सर आपको कैसे पता 90 माइनस थीटा होगा? लो बच्चों मैं अभी प्रूव भी कर देता हूं आपके लिए, प्रूव कर देता हूं आपको, प्रूवमेंट देता हूं तो मजा आएगा। देखो ऐसे समझो, मान लो मैंने इस एंगल को नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी और इसको मैंने नाम दिया सी। तो बच्चों आपको ये तो पता होगा किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि अगर मैं तीनों एंगल यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास हमेशा कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये तो आपने 8वीं 9वीं से पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री बनता है। बिल्कुल सर पढ़ा है आपने। तो प्यारे बच्चों मुझे मान लो ए वाला एंगल नहीं पता कितना है, तो मैं ए वाले एंगल को ऐसे ही छोड़ देता हूं। लेकिन मुझे बी वाला एंगल पता है, बी पे कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो बच्चों मैं यहाँ पे 90 डिग्री रख देता हूं। और बच्चों यहाँ पर सी पर कितना बन रहा है, सी वाला एंगल नहीं पता मैंने इसको, लेकिन थीटा मान रखा है, थीटा। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं, ठीक है। बराबर में कितना, 180 डिग्री है सर बराबर में। अब क्या करने वाले, अब बच्चों एक काम करते हैं, मुझे चाहिए ए, तो इन दोनों को माइनस में ले जाता हूं। अगर मुझे ए निकालना है तो 180 में से घटाऊंगा क्या, 90 घटाऊंगा और क्या घटाऊंगा, थीटा घटाऊंगा। ये भी उधर जाके माइनस, ये भी उधर जाके माइनस। तो प्यारे बच्चों एंगल ए जो निकल के आएगा, बताओ 180 से 90 कम करूंगा तो कितना बचेगा, 90 और माइनस में क्या बच रहा है, थीटा। तो यही तो बात मैंने आपसे कही थी, यही बात तो मैंने आपको समझाई थी कि अगर ये वाला 90 है और ये वाला थीटा है तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा निकल के आएगा। ये देखो मैंने इसका प्रूवमेंट भी दे दिया आप सभी को, ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब सर ये हो सकता है क्या, इसका मतलब ये हो सकता है क्या, सोचो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सर अगर कल को आपने ऐसा करा, ये एंगल 90 डिग्री है और आपने इसको थीटा कह दिया, तो सर क्या ये वाला 90 माइनस थीटा होगा? हाँ प्यारे बच्चों ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री वाले त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं किसी एक एंगल को, अगर मैं दोनों में से किसी एक एंगल को थीटा मान लेता हूं तो बचा हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा करने के बाद आ जाता है। आप इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर 90 डिग्री है, कितने डिग्री है, 90 डिग्री। बच्चों मान के चलो ये वाला जो एंगल है ये वाला मेरे लिए 30 डिग्री है, सपोज करो, मान लो ये वाला कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर ये 30 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री माइनस का 30 होगा, 90 माइनस 30। अभी सिखाया था मैंने आपको, अभी सिखाया था, याद करो अभी क्या सिखाया था कि अगर ये 90 है और इनमें से कोई एक मेरे लिए थीटा है तो दूसरा वाला 90 में से थीटा घटाने के बाद आएगा। तो प्यारे बच्चों ये 30 डिग्री मैंने इसको अपने मन में क्या मान लिया, थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा निकल के। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको ये समझना है, अगर मान लो मेरे पास एक और ट्रायंगल है प्यारे बच्चों और मान के चलो यहां पर लिख रहा है 60 डिग्री और यहां पर कितना है, यहां पर लिख रहा है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल 90 से घटा के आ जाएगा, मतलब 90 माइनस 60। तो इस वाले 90 से ये वाला 60 घटा दो तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 30 का बचेगा। इतना आसानी आपको निकालना आना चाहिए। तो उम्मीद है आप यहां तक की बातें समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम समझने वाले यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपात पे बात करने वाले। तो हेड तो प्यारे बच्चों भाई अब हमारा अगला टॉपिक आ चुका है, बहुत शानदार टॉपिक है। कॉपी पेन से फटाफट नोट करना चालू कर दो, पेन लेकर के बैठो, कॉपी लेकर के बैठो, नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। क्या दिया गया है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं बच्चों, हिंदी में बोले त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। इन 6 अनुपातों को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मजा आ जाएगा बच्चों। देखो ये 6 अनुपात के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो आपको मेरे साथ एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। ये बन गया हमारा एक त्रिभुज, मान लेते हैं इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और बच्चों मान लो कि हम इस ट्रायंगल को इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे लिए ये वाली जो भुजा होगी सामने वाली, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, तो मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं परपेंडिकुलर। नीचे वाली जो होगी प्यारे बच्चे, नीचे वाली मेरे लिए बेस यानी कि आधार होगी, लेकिन मैं इसको अंग्रेजी में लिख देते तो बेस का बी, ठीक है ना। और बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होती है हमारे लिए, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है, ठीक है। अभी बच्चे ने इंग्लिश में थोड़ा सा समझे, हिंदी में भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। याद रखना, अगर मैं इस ट्रायंगल को इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे लिए बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, ये मेरे लिए बेस है यानी कि आधार, ये मेरे लिए कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट से मैं एक बात पूछना चाहता हूं बच्चों, मुझे ये बताओ, अगर
अगर मैं इन तीनों भुजाओं को, तीनों लंबाइयों को आपस में डिवाइड करना चाहूं, भाग करना चाहूं, तो मैं कितने तरीके से और कितनी बार भाग कर सकता हूं? तो आप कहोगे सर आप 6 बार भाग कर सकते हो। कितनी बार कर सकते हो? 6 बार। देखो बच्चों, अगर मैं चाहूं तो इस वाली लंबाई को किससे भाग कर सकता हूं? इस वाली लंबाई से डिवाइड कर सकता हूं और इससे डिवाइड कर सकता हूं। तो इस अकेले को 2 लोगों का डिवाइड लग सकता है, इससे और इससे। कहोगे सर आप डिवाइड कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा डिवाइड करने से जो मिलता है उसको अनुपात बोलते हैं, उसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर रेशियो पे बात करनी है तो मुझे इसकी तीनों लंबाइयों को आपस में क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वाली लंबाई को किससे डिवाइड कर सकता हूं? सर इससे कर सकते हो और इससे, मतलब कितनी बार? 2 बार। ऐसे आप मुझे बताओ इस वाली लंबाई को किससे डिवाइड कर सकता हूं? कहोगे सर इस वाली लंबाई को भी 2 बार, इससे या इससे, यानी कि टोटल डिवाइड कितनी बार लगा? 4 बार लगा। और बच्चों इसी तरीके से मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूं। इसको किससे कर सकता हूं? इससे और इससे, मतलब इसको भी 2 बार डिवाइड कर सकता हूं। कुल मिलाकर टोटल डिवाइड कितना लगा? 6 लगा। इसका मतलब हम 6 अनुपात बना सकते हैं, यहां से 6 रेशियो निकाल सकते हैं। दोबारा सुनो, मैं इसको भाग कर सकता हूं इन दोनों से, तो मेरे पास 2 अनुपात बनेंगे। इसको भाग कर सकता हूं इन दोनों से, फिर मेरे पास 2 अनुपात और बनेंगे। इसको भाग कर सकते हो इन दोनों से, तो 2 अनुपात और बनेंगे। टोटल अनुपात, टोटल रेशियो बनेंगे 6। और वो जो 6 रेशियो बनेंगे उन्हीं को बोला जाएगा प्यारे बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आओ जरा उन रेशियो का मैं थोड़ा नामांकन कर देता हूं, तुमको थोड़ा डिटेल में समझाते कि वो रेशियो दिखेंगे कैसे। तो बच्चों देखो, हमारे आर्यभट्ट साहब ने जब इस चैप्टर को डेवलप किया था, क्रिएट किया था, तो उन लोगों ने क्या बताया था हमको? तो उन्होंने हमें क्या बताया था? देखो आप ध्यान से समझना। मान लो बच्चों, मैं परपेंडिकुलर को डिवाइड करता हूं हाइपोटेन्यूस से। पहला रेशियो ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड कर दिया? हाइपोटेन्यूस से। बच्चों मान लो मेरा मन कर रहा है, मैं डिवाइड करना चाहता हूं बेस को भी डिवाइड करना चाहता हूं हाइपोटेन्यूस से। दूसरा रेशियो बन चुका है। और मान लो बच्चों मेरा मन कर रहा है यहां पर परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो किससे? बेस से डिवाइड कर दो। कितने रेशियो बन गए? 3 बन गए। ऐसे बच्चों एक काम करता हूं, इन तीनों का उल्टा कर देता हूं, उल्टा, तो 3 और बन जाएंगे। जैसे कि पहले वाले को उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? H अपॉन में P। और बच्चों मैं दूसरे वाले का जब मैं उल्टा करूंगा, दूसरे वाले का उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? H अपॉन में B, H बटे B बनेगा। और बेटा जब मैं तीसरे वाले को उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? B बटे में P बनेगा, B बटे में P। ठीक है। हिंदी वाले बच्चे ऐसे समझे, हिंदी वाले बच्चे ये समझे, जहां पे मैंने बेस लिखा है बेस, वहां पर आप ऐसे मान के चलो प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से याद कर सकते हो हिंदी वाले बच्चे कि ये वाली भुजा हमारे लिए हो जाएगी आधार, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी हमारे लिए कर्ण। आप ऐसे भाग कर सकते हो, ठीक है। इनको भाग करोगे तो 6 अनुपात आएंगे निकल के। बस बच्चों मैंने हिंदी में ना करके ये वाला काम किस में कर दिया? इंग्लिश में कर दिया। तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको इससे भाग करा, फिर इसको इससे भाग करा, फिर इसको इससे भाग करा, और जो 3 भाग लगे ऊपर के उन तीनों को उल्टा कर दिया, तो 3 और आ गए। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। प्यारे बच्चों ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख रहा है, ध्यान से समझना, ऊपर लिख रहा है परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेन्यूस। तो ये जो अनुपात निकल के आया, ये जो रेशियो निकल के आया, हमारे आर्यभट्ट साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि हम आज से दुनिया में इसको बोलेंगे SINE थीटा, इसको बोलेंगे साइन थीटा। ध्यान से समझने, इसको हमने क्या बोल दिया? साइन थीटा बोल दिया, साइन थीटा बोल दिया। सर थीटा कहां से आया? बच्चों देखो, हम देख कहां से रहे हैं? हम इधर से देख रहे हैं, और जिधर से हम देख रहे हैं उधर वाले एंगल को हम क्या मान सकते हैं? थीटा मान सकते हैं, उधर वाले एंगल को, क्योंकि वो हमें पता नहीं है ना कितना है। भाई जिधर से हम देख रहे हैं उधर कोई तो एंगल होगा ना, कोई तो कोण होगा, और वो कोण कितना वो हमें पता नहीं है। तो जिधर से हम देख रहे हैं हम उसको अभी थीटा बोल देते। क्या बोल देते? थीटा। तो हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा। इसको पूरे को क्या पड़ा? साइन थीटा। ओ हो सर नहीं समझ में, नहीं समझ में, मैं समझा रहा हूं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बच्चों देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, मैंने इन दोनों को भाग किया यानी कि डिवाइड किया, और भाग करने के बाद इसको एक नया नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया, और वो नया नाम क्या दे दिया? साइन थीटा। अच्छा कैसे सर? बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास होता है एक पेन। क्या होता है हमारे पास? एक पेन। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पेन में ऊपर होता है कैप, पेन में जो ऊपर लगा होता है ना, ऊपर उसे कैप बोलते हैं, कैप। और जो नीचे होती है वो उसकी बॉडी होती है, बॉडी। तो ऊपर वाले को कैप बोलते हैं, नीचे वाले को बॉडी बोलते हैं, दोनों को मिला करके बोलते हैं पेन। ध्यान से सुनना, कैप जो पेन, हमारा पूरा पेन जो होता है वो डायरेक्ट पेन नहीं होता, ऊपर कैप होता है, नीचे बॉडी होती है, तब पूरे को पेन बोलते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहां पर सोचो, ये ऊपर
परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला हाइपोटेन्यूस है। ऊपर वाला परपेंडिकुलर उसका नाम अलग है, नीचे वाला हाइपोटेन्यूस इसका नाम अलग है, लेकिन दोनों को डिवाइड करके एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। प्यारे बच्चों इसी तरीके समझो, बेस को हाइपोटेन्यूस से जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब इस वाली भुजा को जब हम इससे भाग कर देते हैं तो इस वाले अनुपात को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोसाइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन थीटा बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसको क्या नाम दिया गया? कोसाइन थीटा का नाम दिया गया। और प्यारे बच्चों जब हमने परपेंडिकुलर को बेस से यानी कि इसको इससे भाग किया तो हमने इसको क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया दुनिया के अंदर टेंजेंट थीटा। क्या नाम दिया? टेंजेंट थीटा नाम दिया। और बच्चों इसी तरीके से पहले वाले का उल्टा करने के बाद जो आया उसको हमने नाम दिया कोसिकेंट थीटा। क्या बोला? कोसिकेंट थीटा। इसको हमने कोसिकेंट थीटा बोला बच्चों। और जो इसके बाद वाला था उसको हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया हमने सीकेंट थीटा। इसको सीकेंट थीटा का नाम दिया। और बच्चों जो लास्ट वाला था हमने इसको क्या नाम दिया? कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा। ध्यान से समझना, इसको कोटेंजेंट थीटा बोला। हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ रहा हो या इंग्लिश मीडियम का, नाम ऐसे याद करना पड़ेगा आप सभी को। दोबारा बोलता हूं बच्चों, देखो हमारे आर्यभट्ट साहब ने क्या कहा, हमारे जो महान गणितज्ञ थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो अनुपात होगा उसको मैं साइन थीटा बोलूंगा। उन्होंने इसको साइन थीटा नाम दे दिया। और बच्चों उन्होंने बेस और हाइपोटेन्यूस के अनुपात को क्या नाम दे दिया? कोसाइन थीटा का नाम दिया। और उन्होंने परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को क्या बोला? टेंजेंट थीटा का नाम दे दिया। उन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया। वो बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगले वाले को कोसिकेंट थीटा, फिर सिकेंट थीटा और लास्ट वाले को कोटेंजेंट थीटा बोल दिया बच्चों। लेकिन ये नाम ना काफी बड़े हो गए, काफी बड़े बड़े नाम हो गए, तो हमने इनका एक शॉर्ट एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म भी बना रखा है प्यारे बच्चों। आर्यभट्ट साहब ने इनका शॉर्ट फॉर्म भी दिया था। वो शॉर्ट फॉर्म क्या है वो सुनो। देखो हमने क्या करा, हमने देखा नाम काफी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं इसके अंदर, तो हमने क्या करा, इसके अंग्रेजी के 3 अक्षर लिए, 3 अक्षर, और हमने इसको बोलना शुरू कर दिया सिन थीटा। क्या बोलना शुरू कर दिया? सिन थीटा। बच्चों इसको सिन थीटा बोला, लेकिन पढ़ते इसको भी साइन थीटा ही है। जैसे इसको साइन थीटा पढ़ा जाता है, भले चाहे इसमें से एक ई हटा दिया हो और 3 अक्षर मैंने लिए यहां पर, फिर भी हम इसको साइन थीटा ही पढ़ेंगे। लेकिन वे वैसे क्या है? सिन थीटा, लेकिन पढ़ते क्या है? साइन थीटा। ठीक है। अच्छा बच्चों यहां पर देखो, यहां पर 3 अक्षर निकाल लो, 3 अक्षर, तो हमने इसका नया नाम क्या दिया? कोस थीटा बोला इसको। हमने इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन कोस थीटा बना ली। इसमें से 3 अक्षर निकाल लिए बच्चों, तो 3 अक्षर के हिसाब से हमने इसको बोला टेन थीटा बोल दिया, इसको टेन थीटा नाम दे दिया। और प्यारे बच्चों यहां से 3 अक्षर अगर लूंगा, अगर यहां से 3 अक्षर लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 3 अक्षर पे कोस बन रहा है और कोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इसको कुछ और बनाना पड़ेगा। तो बेटा यहां 3 से बात नहीं बनेगी, हमने 2 अक्षर और ले लिए, यानी कि यहां पर हमने इसको बना दिया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बना दिया प्यारे बच्चों यहां पर, ये हमारा कोसेक थीटा हो गया। और बच्चों यहां पर अगर 3 अक्षर लूंगा तो ये वाला हमारा बन जाएगा सेक थीटा, ये वाला सेक थीटा बन जाएगा। और अगर यहां से 3 अक्षर लूंगा तो प्यारे बच्चों ये वाला हमारा कोट थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात निकल करके आ गए, जो हमारे आर्यभट्ट साहब ने जिंदगी में हमको पढ़ने के लिए, हमको करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 6 के 6 अनुपात समझ में आए होंगे। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि देखो इसमें भी 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर अंग्रेजी के, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसका भी एक तरीका बना रखा है लिखने का। वो क्या तरीका बना है, बड़े ध्यान से समझेंगे यहाँ पर बच्चों। देखो इसमें अक्षर थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, हम आज की डेट में किताबों में ऐसा भी लिखते हैं, ये जो इसमें वोविल आ रहा है ना, वोविल ओ आ रहा है, बेटा इसको काट दो, और जो वोविल इसमें ई आ रहा है इसको भी काट दो। ध्यान से समझना, ऐसा दोनों वोविल को उड़ा दो, दोनों वोविल उड़ा के क्या बचता है? सी एस सी। ओहो सर सी एस सी बच रहा है, हाँ। तो प्यारे बच्चों हम इसको आज के डेट में सी एस सी थीटा भी बोलते हैं, सी एस सी थीटा भी बोलते हैं। याद रखना, हम इसको शॉर्टकट में सी एस सी थीटा भी बोलते हैं। ऐसा क्यों किया हमने? ताकि सभी के अंदर कितने अक्षर हो जाए अंग्रेजी के? 3-3 लेटर हो जाए। दोबारा बताता हूं मैं आपको बच्चों, हमारे पास त्रिकोणमिति के कितने अनुपात आते हैं, कितने रेशियो आते हैं? टोटल 6 रेशियो होते हैं। 6 ही रेशियो क्यों होते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि हम ट्रायंगल की जो साइड होती है, भुजाएं होती है, उनको जब हम भाग करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं, तो 6 ही तरीके से भाग किया जा सकता है, इसलिए अनुपात 6 होते हैं। और भाग करने के बाद में जब भी हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते हैं तो इसका नाम होता है साइन थीटा, शॉर्टकट में सिन थीटा बोलते हैं। और बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे तो कोसाइन थीटा, शॉर्टकट में कोस थीटा होता है। और परपेंडिकुलर को बेस से करेंगे तो टेंजेंट थीटा, और बच्चों टेंजेंट थीटा को शॉर्टकट में टेन थीटा बोलते हैं। अगले वाले को कोसिकेंट, कोसिकेंट को
शॉर्टकट में कोसेक, और कोसेक का भी और छोटा वर्जन बोलो तो CSC थीटा। अगले वाले को सीकेंड थीटा यानी कि शॉर्टकट में सेक थीटा, अगले वाले को टेंजेंट यानी कि कोट थीटा। अब बच्चों देखो इनको आप ऐसे याद कर लो तो अच्छी बात है, अगर ऐसे याद नहीं कर सकते तो एक ट्रिक और दे रहा हूं, उस ट्रिक से भी आप इनको याद कर सकते हो। वो ट्रिक कौन सी है सर, वो भी बता दो। तो बच्चों वो ट्रिक ये है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ध्यान से सुनो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कहोगे सर मतलब समझाओ। मतलब बेटा देखो, मतलब ये बना यहां पर प्यारे बच्चों, P4 हो गया परपेंडिकुलर और B4 हो गया बेस, और बच्चों H4 हो गया हाइपोटेनस। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेनस। तो प्यारे बच्चों ये जो पहला वाला बना P/H, ध्यान से देखो P/H ये साइन थीटा है, ये जो पहले वाला अनुपात इसमें छिपा हुआ है ये साइन थीटा है, और बच्चों ये जो दूसरा वाला इसके अंदर छिपा हुआ है ये हमारे लिए कोस थीटा है, और बच्चों ये जो तीसरा वाला छिपा हुआ है ये बच्चों हमारे लिए टेन थीटा है। और प्यारे बच्चों पहले वाले का जो उल्टा होगा, उल्टा इसको हम बोलेंगे कोसेक थीटा, और बच्चों ये जो दूसरा वाला होगा इसको हम बोलते हैं सेक थीटा, और जो लास्ट वाला होगा इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोट थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला बनना P/H ये रहा, दूसरा बनना B/H ये रहा, तीसरा बनना P/B ये रहा। इसके बाद वाला देखो, इसके बाद वाला देखो, पहले वाले का उल्टा, पहले वाले का उल्टा। तो पहला वाला P/H, उसका उल्टा H/B, और इसको हमने क्या बोला कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा हो गया। और बच्चों इसी तरीके से दूसरा वाला इसका उल्टा करो, उल्टा, तो H/B, तो H/B जो होगा हमारा वो सेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर इसका उल्टा करूंगा B/P, तो बच्चों B/P को हमारा कोट थीटा हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर ऐसे भी बात समझ में नहीं आ रही है तो देखो एक चीज और बताता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक तरीका और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक पंडित थे बद्री प्रसाद नाम के, जो हमेशा हरी हरी बोलते थे, हरी हरी बोलते थे, तो उनके नाम पे मैंने बना दिया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, हरी हरी बोले। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो ट्रिक है याद करने की, कॉन्सेप्ट तो इधर है, बाकी सारा का सारा ये तो एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा को जाके मत बोल देना वरना चाटे पड़ेंगे आपको भी और मुझे भी। तो मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, आप लिख लेना नोटबुक में मैं जो जो बता रहा हूँ। इसे याद करने से क्या होगा, इसे याद करने से आप मजाक मजाक में याद भी कर लोगे और आपको पता भी चल जाएगा, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कोस होता है, तीसरा वाला टेन होता है, पहले वाले को उल्टा कोसेक होता है, दूसरे वाले उल्टा सेक थीटा होता है, तीसरे वाले को उल्टा कोट थीटा होता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है, हिंदी वाले बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे ऐसे याद करेंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये है। ठीक है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे याद करना, हिंदी वाले बच्चे याद करेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ऐसे याद करेंगे। हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद करेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। कहोगे सर ये क्या है, बेटा L4 होता है लंब, L4 होता है लंब, A4 होता है आधार और K4 होता है कर्ण। लंब, आधार और कर्ण तीनों, है ना। तो याद रखना बच्चों, तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए साइन थीटा होता है, और बच्चों जब आधार बटे कर्ण होगा तो आपको याद होना चाहिए कोस थीटा होता है, और जब लंब बटे आधार हो गया प्यारे बच्चों तो ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और जब इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटे लंब करेंगे तो बच्चों ये कोसेक थीटा हो जाता है, और जब मैं करूंगा कर्ण बटे आधार तो बच्चों ये सेक थीटा हो जाएगा, और जब मैं करूंगा यहाँ पे आधार बटे लंब करूंगा तो प्यारे बच्चों इसको हम कोट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं कल को किसी बच्चे से पूछने लग जाऊं आपसे, अगर मैं ये पूछने लग जाऊं बताओ सेक थीटा बराबर कितना होगा, तो सेक थीटा बराबर आप ऐसे बताओगे, सर सेक थीटा जो होता है बीच वाले का उल्टा होता है, बीच वाले का उल्टा, मतलब आधार बटे कर्ण का अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, सर ये बनेगा कर्ण बटे आधार। हिंदी में पूरा पूरा लिख देता हूं, क्या बनेगा, कर्ण बटे में आधार। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसे आपको याद करनी है। ठीक है, अनुपात को आपको ऐसे लर्न करना है, ऐसे याद करना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट नोट डाउन करो, चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ चुके अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की तरफ। समझ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले कौन से। ठीक है, फॉर्मूलों को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। बच्चों अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बेटा याद रखो, आपको ये ट्रिक याद करनी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जहां पर पहला वाला अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। मतलब मैंने आपको ये बता दिया है कि प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसी
इसी तरीके से बच्चों कोस थीटा जो होगा हमारा, कोस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और बच्चों हमारा जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा पहले वाले का उल्टा होगा, यानी कि h बटे p होगा। और बेटा जब मैं सेक थीटा की बात करूंगा तो सेक थीटा हमारा h बटे b होगा। और लास्ट वाला जो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पर कोट थीटा, तो प्यारे बच्चों हम कोट थीटा की जब हम बात करेंगे तो कोट थीटा बराबर होगा हमारा b बटे में p, ठीक है। यही चीज मैंने आपको पढ़ाई है, हिंदी में हिंदी वाले बच्चों को पढ़ा दिया, इंग्लिश में इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ा दिया। अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ये साइन थीटा होता है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कोस होता है, तीसरा वाला टेन। पहले वाले को उल्टा कोसेक, दूसरे को उल्टा सेक, तीसरे वाले को उल्टा कोट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया और यही मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ठीक है। अब इसमें मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ फॉर्मूले। बेटा सारे टीचर आपको मिल जाएंगे फॉर्मूले रटवाने वाले, पर हम आपको फॉर्मूले सिखाएंगे बने कहां से, क्यों बने, कैसे बने। बड़े दिमाग बड़े ध्यान से यहाँ पर अपना फोकस रखना। आपको एक एक फॉर्मूला आपके भेजे में ठोक दूंगा सीधा, तो बच्चों ध्यान से समझना यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो हमारे पास P बटे H चल रहा है, ये जो हमारे पास P बटे H चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका उल्टा H बटे P है। अगर यहाँ P बटे H है तो इस जगह पर इसका उल्टा H बटे P है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पर, ध्यान से सुनो। साइन थीटा बराबर चल रहा है P बटे में H। साइन थीटा बराबर क्या चल रहा है, P बटे में H चल रहा है। बच्चों एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे P के नीचे क्या चल रहा है, H, और यहाँ साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। अब दोनों तरफ से इसका उल्टा करते हैं, उल्टा इधर से इसका उल्टा करो, क्या बनेगा, 1 अपॉन में साइन थीटा बनेगा। और इधर से इसका उल्टा करो, क्या बनेगा, H बटे P बनेगा। ओके बच्चों यहाँ पे तो 1 अपॉन में साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे आ गया H बटे P। लेकिन H बटे P किसके बराबर है सर, ये तो कोसेक थीटा के बराबर है। हाँ कोसेक थीटा के बराबर है, इसीलिए हमारा ये पहला फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है कि 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। पहला फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है जो आपको याद करना है, रटना है। अगर आपको पूरी किताब में कहीं पर भी नजर आ जाए 1 बटे में साइन थीटा, तो आपको उसके बदले क्या लिखना है, कोसेक थीटा लिखना है। ये फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। एक और बना के दिखाता हूं आपको, एक और बना के दिखाता हूं बच्चों। अब ऐसे ही आपको पता होगा कि कोस थीटा बराबर चल रहा है, कोस थीटा बराबर चल रहा है B बटे में H। आओ एक बार इसका उल्टा करके देखते हैं। प्यारे बच्चों इसके नीचे चल रहा है H, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। आओ इसको पलट दो, पलटने के बाद हो जाएगा 1 बटे में कोस थीटा। इधर से उल्टा करेंगे तो H के बटे में आ जाएगा B। बच्चों यहाँ पे 1 बटे कोस थीटा तो रहेगा अपनी जगह पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो H बटे B बना, H बटे B किसके बराबर होता है सर, H बटे B तो सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए बच्चों ये आ जाएगा सेक थीटा। तो आपने देखा एक फॉर्मूला और बन के रेडी हो गया, एक फॉर्मूला और बन गया। तो आपको देख रहे हो फॉर्मूले बनाना कितना आसान है। तो मैं आपको ना ये सारे फॉर्मूले हटा करके मैं समझाता हूँ कि गेम किस चीज का है। आपने इनको ऐसे याद मत करो, ये तो बहुत लॉन्ग हो गया है ना, ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, बढ़िया तरीका बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। ध्यान से देखना, साइन थीटा का जो उल्टा है, मतलब इसका जो रेशियो अनुपात है, उसका उल्टा कहां पर है, कोसेक थीटा के पास। या ऐसे कह लो कोसेक थीटा के पास जो रेशियो है उसका उल्टा किसके पास है, साइन के पास। तो इस बात को मैं लिखूंगा कैसे, वो गौर करना। देखो बच्चों साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब है साइन का उल्टा, क्योंकि मैंने साइन को नीचे लिख दिया नीचे, तो मैं क्या पढ़ूंगा, इसको उल्टा कर दिया। किसका उल्टा कर दिया, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का उल्टा। और बच्चों साइन थीटा का उल्टा करने पे क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो कि कोसेक थीटा का अगर मैंने उल्टा किया होता तो मुझे क्या मिलता, साइन थीटा मिलता। डायरेक्ट याद करो, सीधा सीधा डायरेक्ट याद करो, ये ज्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसे याद करते हो तो बहुत बढ़िया, ये याद करने का तरीका ज्यादा बढ़िया है। अब मुझे बताओ बच्चों, कोस का उल्टा, अगर मैं कोस का उल्टा करता हूं क्या मिलेगा, सेक मिलेगा। देखो जो कोस के पास है इसका उल्टा करके देखो, वो सेक थीटा के पास है। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका समझना कि अगर मैं उल्टा करता हूं, उल्टा करने का मतलब है 1 के नीचे लिखना।
अगर किसी चीज को उल्टा कर रहे हो तो उसको 1 के नीचे लिखो। तो मैं उल्टा कर रहा हूं, किसका उल्टा करा? कोस का उल्टा करा। तो प्यारे बच्चों कोस का उल्टा करने से कौन आ सकता है? सेक थीटा आ सकता है। या फिर ऐसा भी कह लो कि अगर मैंने सेक थीटा का उल्टा किया होता तो मुझे क्या मिल जाता? कोस थीटा मिल जाता। और प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर टेन वाले का उल्टा करता हूं तो कोट आ जाएगा, टेन का उल्टा कोट। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन में, है ना, 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन में टेन थीटा किसके बराबर होगा? कोट थीटा के बराबर होगा। या फिर ऐसे कह लो कि 1 अपॉन में कोट थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। इसको याद कैसे करना है? याद कैसे करना है कि अगर मैं टेन वाले का उल्टा करता हूं तो मुझे कोट मिल जाएगा। टेन का उल्टा करा टेन का तो कोट मिला, उल्टा करा कोट का तो टेन मिला। ऐसे याद करो, याद करने का ये तरीका रहेगा आपका, ठीक है। जब हमने साइन का उल्टा करा, साइन का उल्टा मतलब 1 के नीचे लिखा तो मुझे कोसेक मिला। और जब मैंने उल्टा करा कोसेक का तो मुझे साइन मिला। जब मैंने उल्टा किया कोस का तो मुझे सेक मिला। जब मैंने उल्टा किया सेक का तो मुझे कोस मिला। जब मैंने उल्टा किया टेन का तो मुझे कोट मिला। जब मैंने उल्टा किया कोट का तो मुझे टेन मिला। ये बन गए हमारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने और नोट करने, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूले आपको नोट करके चलने और याद करने। मतलब अगर हमारी पूरी बुक में, अगर पूरी एनसीईआरटी में क्वेश्चन करते करते कहीं भी हमें ऐसा दिखता है, मान लो कहीं पे लिख रहा है 1/10 थीटा, तो आप तुरंत इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? कोट लिख सकते हो। अगर पूरी बुक में कहीं पर भी लिखा हुआ मिला आपको कोस थीटा तो उसके बदले 1/sec थीटा भी लिख सकते हो। जो चीजें हमारे पास मौजूद है हम इनकी वैल्यू वहां रख सकते हैं, उनका मान रख सकते हैं। बच्चों इसमें एक चीज और ऐड करके चलना, वो चौथी चीज क्या है जो हमें ऐड करके चलनी, ध्यान से सुनना बेटा। वो ये है कि इसमें ये भी याद रख लेना कि हम अगर मान लो यहां पर एक देखना, यहां पर समझने वाली बात है, रटना मत, समझने वाली बात है। बच्चों एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या चल रहा है? साइन थीटा बराबर चला है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अच्छा मेरा ना मन कर रहा है, ऐसी मेरा मन कर रहा है कि मेरा मन ये कर रहा है कि मैं साइन थीटा को भाग करके देखूं कोस थीटा से। ऐसा मेरा मन कर रहा है, साइन थीटा को भाग करके देखूं, डिवाइड करके देखूं, किससे देखूं? कोस से। तो चलो मुझे बताओ साइन थीटा वाला अनुपात कितना चल रहा है? साइन थीटा वाला अनुपात है P अपॉन में H। तो यहां पे लिख दो P अपॉन में H, लिख दिया। और बच्चों नीचे लिख दो कोस थीटा वाला अनुपात। कोस थीटा वाला अनुपात कितना है? B बटे में H। इसको यहां लिख दो। बात समझ में आ रही है? देखो मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरा मन किया कि मैं साइन को भाग कर दूं कोस से, तो मैंने क्या करा? साइन को कोस से भाग कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। फिर साइन वाला अनुपात ऊपर लिख दिया, कोस वाला अनुपात नीचे लिख दिया। अब बच्चों देखो जब मैंने इन दोनों को काटा तो H से H कट गया। तो आप मुझे बताओ साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर मेरे पास कितना बचा? कहोगे सर यहां पे आपके पास ऊपर से रह गया P और यहां नीचे क्या रह गया? B। P अपॉन B रह गया कटने के बाद में। तो बच्चों एक बात बताओ, P बटे B, गौर करना है यहां पर, P बटे B रह गया। और P बटे B मेरा किसके बराबर होता है? tan के बराबर होता है, tan के बराबर होता है। बच्चों देखो मैंने साइन थीटा वाले अनुपात को कोस थीटा वाले अनुपात से भाग करा, साइन वाले को कोस वाले से भाग करा, पर जो नई चीज निकल के आई है वो tan वाली निकल के आ गई है। इसलिए दुनिया ने ये कह दिया कि साइन अपॉन में कोस थीटा हमारा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। एक फॉर्मूला और ऐड कर लेना, ये भी हमारे काम का फॉर्मूला है, मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया ताकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। कि साइन के नीचे जब जब जिंदगी में कोस आएगा ये आंसर किसके बराबर देगा? हर बार tan थीटा के बराबर आंसर देगा। और बच्चों सोचो मैंने भी आपको क्या बताया था, अगर मैं उल्टा करता हूं tan का, ध्यान से सुनना, अगर मैं उल्टा करता हूं tan का तो मुझे क्या मिलेगा? कोट। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू लिखी है? tan की वैल्यू लिखी है, tan की। तो अगर मैंने इसका भी उल्टा कर दिया तो मुझे फिर से कोट मिल जाएगा। मतलब सर मतलब ये हुआ कि अगर साइन के नीचे कोस लिखने से tan आ रहा है, अगर साइन के नीचे कोस लिखने से tan आ रहा है, तो अगर मैं उल्टा कर दूं कोस के नीचे साइन लिखूं, कोस के नीचे साइन लिखूं, तो मुझे इसके सामने जो आंसर मिलेगा वो कोट थीटा में मिलेगा। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं कोस के नीचे साइन लिखता हूं तो आंसर मुझे कोट थीटा में मिलेगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, बहुत जबरदस्त लेवल पे चीजें काम होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। दोबारा याद करो, जब जब जिंदगी में साइन के नीचे कोस आएगा तो आंसर किस में आएगा? tan में आएगा। जब जब कोस के नीचे साइन आएगा तो आंसर किस में आएगा? कोट में आएगा। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, कोस वाला रेशियो ऊपर रखो और साइन वाला रेशियो नीचे रखो, कट जाएंगे और कटने के बाद जो रेशियो बचेगा वो कोट का बचेगा और इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ये कोट थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपने ये फॉर्मूले भी यहां तक समझ लिए होंगे। अगर आपने ये समझ लिया है तो अब हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ रुक करते इसी के अंदर से, ठीक है। अच्छा बच्चों के मन में एक सवाल आता है, बच्चों के मन में सवाल ये आता है सर अगर मान लो हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan थीटा, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? tan थीटा।
तो सर टेन थीटा की जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगाएं सर, या टेन थीटा की जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगाएं? तो बच्चों टेन थीटा की जगह पे वो फॉर्मूला लगेगा जो हमें आंसर लाना होगा। अगर मान लो मुझे प्रूव करके सॉल्व करके आंसर में लाना है कोट, तो मैं टेन की जगह पर ये लगा दूंगा। और अगर मुझे प्रूव करके सॉल्व करके आंसर लाना है, मुझे साइन या कोस में आंसर लाना है, तो मैं टेन थीटा की जगह पे ये लगा दूंगा। बोलते ना जैसे कि आपने सुना होगा नमक स्वाद अनुसार, ऐसे फॉर्मूला जरूरत के अनुसार लगेगा, जिसकी हमें जरूरत है, जो आंसर लाना है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब सारे बच्चे एक काम करते हैं, यहां पर इनको नोट कर लो और मैं इसमें आगे की बात आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, मैं आपको इसमें कुछ और भी पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी आने वाली है, तो कुछ भी नहीं है अभी, तो आप देखते जाना। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से समझना यहां पर ये क्या हो रहा है। यहां पर देखो एक चीज गौर करने वाली है, वो क्या करने वाली, गौर करने वाली यहां पर देखो, मैं इनको भी मिटाई देता हूं, लो इन सबको भी मिटाई देता हूं। ठीक है, तब आपको समझाता हूं। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, समझने वाली बात है, देखो ये साइन थीटा है और साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। आओ बच्चों इनकी गुणा करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बच्चों साइन थीटा है और साइन थीटा का जो उल्टा है कोसेक थीटा है, तो मैंने इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, गुणा कर दी। गुणा करने से क्या होगा, अभी देखना जादू देखना बेटा। साइन थीटा का अनुपात कितना चल रहा है, P बटे H चल रहा है, और बेटा और जो कोसेक थीटा उसका अनुपात कितना चल रहा है सर, वो H बटे P चल रहा है। तो प्यारे बच्चों P से P कटा, H से H कटा, और आंसर किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रूव कर दिया। क्या फॉर्मूला प्रूव कर दिया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जब जब मल्टीप्लाई में आएंगे, गुणा में आएंगे, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये बात आपको नोट करनी है। एक और फॉर्मूला बना दिया हमने, एक और सूत्र बना दिया। बच्चों दोबारा देखो, मैंने कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं करा है। मैंने क्या करा, साइन थीटा और उसका उल्टा जो था कोसेक थीटा, जो एक दूसरे के उल्टे, उनकी गुणा करवा दी, मल्टीप्लाई करवा दी, और मल्टीप्लाई करा के सब कुछ कट गया, आंसर 1 आ गया। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि साइन और कोसेक जब जब गुणा होंगे तो आंसर क्या देंगे, 1 के बराबर देंगे। तो आंसर हमेशा 1 के बराबर आएगा, याद रखना। मतलब पूरी एनसीईआरटी में, पूरी बुक के अंदर कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो आप इन दोनों को हटा के वहां पे 1 लिख देना, आंसर आ चुका होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते बच्चों। इसी तरीके से बताओ कोस का उल्टा कौन है, सेक थीटा। तो आप एक काम करो, कोस थीटा की गुणा करके देखो, किसके साथ करके देखोगे, सेक थीटा के साथ। तो प्यारे बच्चों कोस का अनुपात कितना चल रहा है, कोस का अनुपात चल रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा का अनुपात कितना चल रहा है, वो चल रहा है H अपॉन में B। अब बच्चों देखो B से B कटेगा, S से H कटेगा, इसका आंसर भी किसके बराबर है, 1 के बराबर आ रहा है। तो एक फॉर्मूला, एक सूत्र और निकल के आया बच्चों हमारे पास में कि कोस थीटा जब जब गुणा करवाएगा किसके साथ में, सेक थीटा के साथ, तब तब आंसर क्या देगा, 1 देगा। ये सारे बच्चों को याद करने, जिनको मैं बॉक्स में लिख के चल रहा हूं उनको आपको याद करना है, ये बहुत काम के फॉर्मूले। बच्चों सोचो, जब साइन की गुणा कोसेक से करवा के 1 आ चुका है, कोस की हमारी सेक से करके 1 आ चुका है, तो टेन की कोट से करके भी तो 1 ही आएगा। तो लगे हाथ एक फॉर्मूला और लिख लो कि टेन थीटा की गुणा जब जब कोट थीटा के साथ होगी प्यारे बच्चों, तो ये भी आंसर 1 के बराबर ही आएगा। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको रटवाया कुछ नहीं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ और फटाफट इन चीजों को नोट करते जाओ। बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको यहां तक मजा आ रहा होगा, आपने सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से नोट किए होंगे। तो हमारे लास्ट के फॉर्मूले उनको भी समझ लेते कि भाई अब हमारे कौन से फॉर्मूले बचे हुए हैं। तो बच्चों आखिरी के फॉर्मूले को समझाने से पहले मैं आपको एक बात दोबारा बताना चाहता हूं। आपको पता है अगर हमारा थीटा यहां पर हो जाए, अगर थीटा यहां पर हो जाए तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब, और नीचे वाली होती है बच्चों यहां पर हमारी होती है बेस। बेस मतलब आधार, तो मैं इसको बेस का बी लिख रहा हूं। और ये 90 डिग्री के सामने वाली तो हमारी हाइपोटेनियस, तो मैं इसको यहां पर एच लिख रहा हूं। ठीक है, अब सब बच्चों को पता है 90 डिग्री वाले त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस कैसे काम करते हैं बताओ मुझे, याद दिलाओ। सबसे पहले क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर में होता है हमारे पास में, बराबर में होता है हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बात सब बच्चों को पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ध्यान से समझना, फोकस के साथ में, तभी मजा आएगा। देखो बच्चों, इस वाली भुजा का स्क्वायर प्लस में इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है, ये हमें याद होना चाहिए। अब हमने क्या करा वो समझना। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और बड़े गौर से समझने इस सवाल को, बड़े गौर से समझना प्यारे बच्चों। अगर मेरा मन ये है, अगर मेरा मन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जहां पर ये एच स्क्वायर लिखा हुआ है, जहां पर ये एच स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी गुणा में मैं लिख देता हूं यहां पर 1। अब
अपनी तरफ से, इसके मल्टीप्लाई में क्या लिख देता हूं 1 लिख देता हूं, गुणा में 1 अपनी तरफ से लिख रहा हूं। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर गुणा में कोई संख्या चल रही है, अगर कोई चीज गुणा में, तो उसको भाग में भेजा जा सकता है, डिवाइड में भेजा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इस एच स्क्वायर को उठा के मैं नीचे ला रहा हूं, डिवाइड में लेके आ रहा हूं। तो डिवाइड में जब ये आएगा तो पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और बटे में आ जाएगा एच स्क्वायर, और बच्चों इधर हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आप इनको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। अलग अलग करने से क्या होगा, इसके नीचे एच स्क्वायर अलग आ जाएगा, और ये जो बी स्क्वायर चल रहा है इसके नीचे एच स्क्वायर अलग आ जाएगा, और बराबर में चलेगा 1। और प्यारे बच्चों अगर मैं इसको चाहूं तो पी के नीचे एच लिख करके इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं, और यहां पर भी बी के नीचे एच लिख करके इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं। बराबर में कितना चलेगा 1 चलेगा। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करा है बच्चों। ये पाइथागोरस पर में लगाई और मैंने गुणा में लिख लिया 1, और गुणा वाले को उठा के भाग में पहुंचा दिया, और भाग में ले जाने के बाद इसके नीचे इसको अलग लिख दिया, इसके नीचे इसको अलग लिख दिया, और अलग लिखने के बाद बच्चों इसका पूरे का होल स्क्वायर बना दिया, इस पूरे का भी होल स्क्वायर बना दिया, बराबर में 1 चल रहा है। अब सब बच्चों को पता होना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा P बटे में H। बच्चों P बटे में H क्या होता है, साइन थीटा। सर ये तो साइन थीटा होता है, हाँ बेटा साइन थीटा होता है। और B बटे में H कितना होता है, सर ये तो कोस थीटा होता है, आपने बताया था, हाँ बेटा ये कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, हम कहाँ पर पहुंच गए, हम पहुंच गए साइन थीटा, और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, और ये कहाँ पहुंच गए कोस थीटा, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, और बराबर में कितना चल रहा है 1 चल रहा है। अब बच्चों एक काम करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना इसको लगाएंगे बीच में। बीच में कैसे लगेगा वो देखो, साइन थीटा और दोनों के बीच में लगा दो, मतलब साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोस स्क्वायर और थीटा बराबर में कितना 1। मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है तो उसको थीटा के बीच में लाया जा सकता है, इधर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखते ही हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत खास फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों। इस फॉर्मूला को याद करो, पेपर में बहुत ज्यादा काम आता है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में काम आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। रटवाया नहीं है, प्रूव करवाया, ठीक है बच्चों। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो इसको याद करने का फायदा देखो प्यारे बच्चों। सोचो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर मैं इस वाले कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं, अगर मैं कोस स्क्वायर को इधर भेज दूं तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इससे एक फॉर्मूला और आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है बच्चों। अभी मैंने कोस को इधर भेजा है, अगर आपने साइन को इधर भेजा होता साइन को, तो फॉर्मूला क्या बनता, तो फॉर्मूला बनता कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये देखो हमने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले की हेल्प से बाकी के 2 फॉर्मूले इसमें से निकाल लिए। तो टोटल कितने हो गए 3। इन तीनों को आपको याद करना है। इनको बोलते हैं त्रिकोणमिति की आइडेंटिटीज, इनको आइडेंटिटी बोला जाता है, और इनको आपको याद रखना है, पेपर में बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट यहां तक नोट कर लो अब सारे बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं एक काम करता हूं प्यारे बच्चों, एक काम करता हूं, इन दोनों में से किसी एक को उधर भेज देता हूं, किसी भी एक को। मान लो मैंने इधर भेज दिया पी स्क्वायर को, ठीक है, मैंने किसको या बी स्क्वायर को भेज देते, चलो। तो पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये प्लस की संख्या इधर आके माइनस की हो जाएगी, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इधर अकेला कौन बचा, पी स्क्वायर, अकेला कौन बचा, पी स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या करा, ये जो पी स्क्वायर बचा इसकी गुणा में क्या मान लिया 1 मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई में क्या मान लिया 1, और बेटा इसको उठा करके कहां भेज दिया, डिवाइड में, भाग में भेज दिया। तो यहां 1 बचेगा और यहां पर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटे में आ जाएगा प्यारे बच्चों पी स्क्वायर। इसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये बनेगा एच स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, और माइनस में बनेगा बी स्क्वायर, और बटे में बनेगा पी स्क्वायर। तो ध्यान से देखते जाना, 1 अपनी जगह पर ही रहेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एच बटे पी का होल स्क्वायर, हाँ सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी बटे पी का होल स्क्वायर, हाँ सर, ये भी लिख सकते हो बिल्कुल। अब याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा सिखाया था, हाँ सर सिखाया था। बेटा एच बटे पी कितना होता है, एच बटे पी पहले वाले का उल्टा, मतलब याद करो सर ये तो कोसेक थीटा की बात कर रहे हो। और बी बटे पी कितना, बी बटे पी मतलब लास्ट वाले का उल्टा, लास्ट वाले का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है, याद करो सिखाया था मैंने आपको कोट थीटा। इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये पहला वाला कोसेक है, कोसेक मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये वाला कोट है, कोट स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहाँ पर बराबर में चल रहा है 1। तो ये लो हमने एक फॉर्मूला और प्रूव कर दिया। क्या फॉर्मूला बना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
रटने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रूवमेंट ही आपको दे दिया, प्रूवमेंट दे दिया, सिद्ध कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अगर ये अप्रोच आपको समझ में आई है तो मैं इसको इधर तमीज से लिख देता हूं दोबारा। तो हमने क्या प्रूव किया बच्चों, हमने प्रूव किया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्रूव किया। बच्चों बताओ, अगर मैं माइनस वाले को इधर भेज दूं तो क्या बनेगा, माइनस वाले को इधर भेजूंगा तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और बच्चों एक तरीका और है, अगर चाहो तो इस वाले 1 को इधर ला सकते हो, 1 को इधर, और जब ये 1 इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर। तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में कितना बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले भी हमें याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तीनों, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों हम 3 फॉर्मूले और प्रूव कर सकते हैं, पर मैं प्रूवमेंट ना देकर मैं सीधा लिख देता हूं ताकि आपको, क्योंकि बात तो समझ में आ गई है कैसे कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं प्यारे बच्चों। आखिरी के 3 फॉर्मूले है हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आ जाएगा बच्चों। और अगर माइनस वाले को उधर भेजूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बच्चों अगर इस वाले 1 को इधर लाऊंगा तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इन फॉर्मूलों को भी याद कर लेना, ठीक है। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों, टोटल 9 फॉर्मूले हो गए, 9 आइडेंटिटी बनी। फॉर्मूले तो ज्यादा हो गए पर इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज, क्योंकि ये 1 के बराबर होते हैं, ठीक है, 1 के बराबर। तो जो 1 के बराबर होते हैं उनको आइडेंटिटीज बोला जाता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अभी कितनी आइडेंटिटीज बनी हमारे पास में, टोटल 9 आइडेंटिटी बनी। दोबारा एक बार समराइज कर देता हूँ। शुरुआत में हमने क्या प्रूव करा था प्यारे बच्चों, पहले नंबर पे हमने बनाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। फिर इसी में बनाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसी में बनाया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बनाया था प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। 3 हमने ये वाले बनाए थे और 3 हमने अभी बनाए थे जो कि ये थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और इसी माइनस वाले को उधर भेज के बनाया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में बनाया था बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। और इस वाले 1 को अगर उधर भेज दूं तो प्यारे बच्चों एक और फॉर्मूला बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा। 3 ये हो गए और 3 मैंने जस्ट अभी आपके सामने लिखे। कौन कौन से लिखे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। और इसको उधर ले जाकर के एक नया फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। और 1 को उधर भेजने के बाद बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर में कितना, टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैंने इन सबको एक साथ लिख दिया है और आपको इन सबको करना है याद, इन सबको लर्न करना है, इन सबको याद करना है। और याद करने के बाद में बोर्ड के अंदर आने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम इन फॉर्मूले की हेल्प से कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप एनडीए की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, कोई सा भी एग्जाम दो, पॉलिटेक्निक की तैयारी करो बच्चों, हर गवर्नमेंट एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले बड़े काम आते हैं। तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम अपने लास्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो आखिरी के फॉर्मूले उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या नोट कर लो। अब आखिरी फॉर्मूले कौन से बच्चे, सर वो भी करा ही दो, फॉर्मूलों की टेंशन ही खत्म कर दी मैंने आपके लिए, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला सुनो बच्चों क्या है। आखिरी फॉर्मूले हमारे पास प्यारे बच्चों यहां पर ये हैं, है ना। लास्ट फॉर्मूले बच्चों हमारे पास ये, मान लो हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल वाला त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री यहां पर बना हुआ है। तो बच्चों इसमें ऐसे याद करो, आपको मैंने क्या सिखाया था, अगर ये 90 है तो मैं इसको मान लेता हूं थीटा। और बच्चों अगर ये मेरे लिए थीटा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा तुम्हें याद होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब एक काम करते हैं बच्चों, चलो ये जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई, इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको क्या मान लिया, x। और बच्चों इस वाली लंबाई को, जो इधर वाली लंबाई, इसको मैं मान लेता हूँ y, ठीक है, x y। और बच्चों इधर वाली जो लंबाई है इसको मैं मान लेता हूँ z, इसको मैंने z मान लिया, ठीक है। इस बार मैंने बेस परपेंडिकुलर वगैरह ना लेके मैंने सीधा क्या करा, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछता हूँ कि प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर मतलब ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा। बच्चों मैं देख किधर से रहा हूं, मैं थीटा की तरफ से देख रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा, थीटा की तरफ से देखो और बताओ परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो ये बनेगा y बटे जेड। तो ये कितना बनेगा प्यारे बच्चों, y बटे में जेड बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं कोस थीटा बराबर निकालूं तो कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोलूं तो आधार बटे कर्ण। तो बच्चों इधर से बताओ, इधर से आधार क्या है, ये रहा, कर्ण क्या है, ये रहा, आधार बटे कर्ण, बोले तो x बटे जेड बनेगा। बिल्कुल सर सही कह रहे हो प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, थीटा की तरफ से देख के बताओ, थीटा की तरफ से टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार करेंगे तो कितना बनेगा सर, ये बनेगा y बटे में x बनेगा। बच्चों अगर मैंने साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, तो बाकी के जो तीन होंगे इनका उल्टा करके निकाल दूंगा। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोसेक थीटा चाहिए होगा तो कोसेक थीटा पहले वाले को उल्टा करके आ जाएगा, z बटे y करके आ जाएगा। अगर मुझे सेक थीटा चाहिए प्यारे बच्चों तो सेक थीटा इसका उल्टा करके आ जाएगा यानी कि z बटे x करके आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर कोट थीटा चाहिए बच्चों तो कोट थीटा मेरा टेन का उल्टा करके आ जाएगा यानी कि x बटे में y करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैंने कितने अनुपात लिखे, कितने रेशियो लिखे? आप कहोगे सर आपने 6 अनुपात लिखे, पर ये 6 अनुपात मैंने किधर से लिखे हैं? मैंने थीटा की तरफ से लिखे, थीटा की तरफ से, थीटा वाले एंगल की तरफ से लिखे। बच्चों अब मैं ये 6 ही अनुपात, ये 6 के 6 अनुपात इस वाले एंगल की तरफ से लिखूंगा, इस वाले एंगल की तरफ से। तो ध्यान से समझना आप सभी को, मजा आने वाला है, फुल मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। अगर मान लो मैंने लिखा साइन और साइन के साथ मैंने एंगल लिया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ध्यान से समझना। अगर ये मेरे लिए कोई एंगल है, एंगल, तो वो भी मेरे लिए एक एंगल है। ठीक है, अगर मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से, तो इधर से साइन को 10 अलग तरीके से निकलेगा। अगर मैं उधर से देखूं तो उधर से साइन को 10 थोड़ा अलग तरीके से आने वाला है। बच्चों देखो अगर मैं इसको अपना कोण मानता हूं, एंगल मानता हूं, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर फिर ये है लंब। ठीक है, और अगर मेरी आंख इधर है और मेरा एंगल ये, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब इधर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? यही मैंने आपको सिखाया था। मैं दोबारा रिपीट करूं, क्या सिखाया था? अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पे साइन के साथ मैंने लिया 90 माइनस थीटा, मतलब मैं इस वाले एंगल की तरफ से देख रहा हूं, इस वाले एंगल की तरफ से देख रहा हूं, तो क्या बनना चाहिए? तो साइन थीटा बराबर होता परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। तो बच्चों इधर से जो लंब होगा वो x है और जो कर्ण है वो z है, यानी कि ये बनेगा x बटे z। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं यहां पर कोस 90 माइनस थीटा लिखता हूं, कोस 90 माइनस थीटा, बेटा कोस के साथ लिया, कोस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा की तरफ से देख रहे हैं, उसकी तरफ से देख रहे हैं। तो बच्चों बताओ अगर मैं इधर से देखता हूं तो कोस का आंसर क्या आता है? बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो इधर की तरफ से आधार कौन? ये, और कर्ण कितना? ये, मतलब आंसर कितना आएगा? y बटे में z आएगा निकल के। ठीक है, और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं टेन के साथ अगर मैं 90 माइनस थीटा लगा दूं, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इधर से ऐसे देख रहे हैं तो टेन के आंसर देता, टेन देता परपेंडिकुलर बटे बेस, याद करो लंब बटे आधार, तो टेन आंसर देता लंब बटे आधार। और किसकी तरफ से? 90 माइनस थीटा की तरफ से, इसकी तरफ से लंब कितना है? x, आधार कितना है? y, ये आ गया। और बच्चों एक काम करो, इन तीन का उल्टा कर दो, तीन का उल्टा करोगे तो मिलेगा कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा पहले वाले को उल्टा करो z बटे x। और बच्चों इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका दूसरे वाले को उल्टा कर दो z बटे y। और बच्चों तीसरे वाले को उल्टा कर दो, ये बनेगा हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा, कोट आता है तीसरे वाले को उल्टा करके यानी कि tan को उल्टा करके, मतलब ये आएगा y बटे x आ जाएगा हमारे पास में। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि अगर आप इसको अपना एंगल मान के चलते हो तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, ये परपेंडिकुलर, ये लंब रहेगा, लंब, तो अनुपात कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। और अगर आप इधर से थीटा मान के चलते हो, अगर आप मानते हो आपकी आंख इधर है, आपका एंगल इधर है, तो आपके लिए परपेंडिकुलर फिर ये होगा, तो आपके अनुपात कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। लेकिन ये दोनों ही अनुपात एक ही त्रिभुज से, एक ही ट्रायंगल से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों दोनों ही अनुपात एक ही त्रिभुज, एक ही ट्रायंगल से निकल के आ रहे हैं।
अब मैं एक काम करता हूं, ये जो त्रिभुज है ना बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसको हटा देता हूं कुछ देर के लिए आपको अपनी बात समझाने के लिए। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, यहां पे लिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है एक्स बाय जेड, लेकिन इधर देखो एक्स बाय जेड खुद किसके बराबर है कोस थीटा के बराबर है। ओ हो सर, इसका मतलब यहां पे कोस थीटा लिखेंगे क्या, हाँ यहां कोस थीटा लिखेंगे। तो बच्चों एक नया फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के बराबर होता है। एक नया फॉर्मूला प्रूव कर दिया बच्चों। इसी तरीके देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है सर, ये तो y बटे जेड के बराबर है। और बताओ बच्चों y बटे जेड किसके बराबर है सर, ये तो साइन थीटा के बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर किसके बराबर आएगा सर, ये तो साइन थीटा के बराबर आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए हमने एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा होता है। प्यारे बच्चों ऐसे यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा x बटे वाई है, लेकिन x बटे वाई किधर है, ये रहा, ये किसके बराबर है कोट के बराबर है। तो इसलिए tan 90 माइनस थीटा का आंसर कितना आएगा कोट थीटा आएगा। ऐसे देखो कोसक 90 माइनस थीटा जेड बटे एक्स, और बच्चों जेड बटे एक्स किसके बराबर है सेक थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करते जाओ तो आपको यहाँ पे मिलेगा कोसेक थीटा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan थीटा। तो हमने कुछ और फॉर्मूले बना करके रेडी कर दिए, यकीन मानो 11वीं 12वीं क्लास में बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक साथ इनको इकट्ठा करके लिखने वाला हूँ मैं, इकट्ठा करके। तो प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करवाए हैं अभी, इनको एक साथ लिख रहा हूं और आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लेना। यहां मैंने इनका प्रूवमेंट दिया था। तो फॉर्मूले क्या है याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा जब जब आएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो कोस थीटा लिख सकते हो। और बच्चों जब जब कोस के साथ 90 माइनस थीटा आएगा तो 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आप इसको साइन थीटा लिख सकते हो। देखो साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, यही तो प्रूव करा है। और इसी तरीके से बच्चों का tan के साथ 90 माइनस थीटा अगर आता है तो इसको आप कोट थीटा लिख सकते हो। और अगर बच्चों कोट के साथ 90 माइनस थीटा अगर आता है तो आप इसको tan थीटा लिख सकते हो। और इसी तरीके से अगर मान लो कोसेक के साथ 90 माइनस थीटा आता है तो बच्चों इसको आप सेक थीटा लिख सकते हो। और इसी तरीके से अगर सेक के साथ में 90 माइनस थीटा अगर आता है तो प्यारे बच्चों इसको आप कोसेक थीटा लिख सकते हो। तो ये वो फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, हर हाल में याद करने, जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो फॉर्मूलों का किस्सा मैंने पूरी तरह खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको आज के इंट्रोडक्शन में बेसिक में पूरा मजा आया होगा बच्चों। यही फॉर्मूले अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं और पिछले पेपर के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर जितने भी सवाल पेपर में बने, वो सारे के सारे आपसे एकदम, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराने वाला हूं। बहुत धांसू लेवल पे कराऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। हाँ बच्चों मैंने इसमें एक टॉपिक छोड़ दिया है, उसको मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, त्रिकोणमिति की सारणी। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री वाले एंगलों पे आंसर क्या आता है वो मैंने छोड़ दिया है ना। वो टेबल जो मैं छोड़ के चल रहा हूं यहां पर, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, उसकी मैं अलग वीडियो बना के डालूंगा सेपरेट एकदम। किसके ऊपर डालने वाला हूं, टॉपिक का नाम सुनो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, त्रिकोणमिति की सारणी। उसके ऊपर जो सवाल बनते हैं उस टेबल के ऊपर, वो सारे के सारे मैं सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी इंट्रोडक्शन था, प्रूवमेंट वाले सवालों से लेकर के बेसिक क्वेश्चन का, वो सारा मैंने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक आपको मजा आया। वीडियो को लाइक, पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।